Yes, good afternoon everyone. Good afternoon NK, Vipul, Satyam, Vikash. सबको गुड आफ्टरनून. कहाँ हैं भाई बाकी सारे लोग? यस, जय श्री कृष्णा. शिवांगी गुड आफ्टरनून. प्रीतम, सचिन, विशेष राधे राधे. नवनीत गुड आफ्टरनून. श्रीदयाल गुड आफ्टरनून. अश्मिता गुड आफ्टरनून. चलो सबको गुड आफ्टरनून. ठीक है. किशन गुड आफ्टरनून. प्रिया, आज तो बहुत सारे गर्ल्स दिख रहे हैं. जहांगीर गुड आफ्टरनून. यशमिता, दिवी गुड आफ्टरनून. क्या लिखा? घड़ियाल देवता. घड़ियाल देवता भी हमारे स्टूडेंट है. गुड इवनिंग. स्टीयर अप करना इस किसी को गुस्सा दिलाना, उकसाना. ठीक है. किसी को स्टीयर अप करना इस भड़काना, गुस्सा दिलाना. ये दिया हुआ है मैंने. स्टीयर एस्वेज दिया है ना. एस्वेज, एस्वेज के एंटोनिम में दिया हुआ है. यस विकास, अलीबा, सबको गुड आफ्टरनून. सोनू. चलो कंजंक्शन पे मूव करते हैं. कल हम कंजंक्शन नहीं कर पाए थे, आज कंजंक्शन. जल्दी से मुझे बता दो कौन सा पार्ट पे रोका था हमने. आई थिंक एज किया था. एज और सो एज के बीच में कोई भी एक तो एज पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों में, और सो एज हमेशा नेगेटिव, और एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया दैट शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव डिग्री. ये किया था. घड़ियाल देवता है. घड़ियाल देवता है मैम वो. आज तो मुझे बहुत सारे, आज गर्ल्स तो भाई बहुत एक्टिव दिख रहे हैं. कविता गुड आफ्टरनून. धीरज होगा. वर्ब का शीट भी होगा. पहले कंजंक्शन खत्म कर लेनी दीजिए. ओके, कंजंक्शन के बाद कंजंक्शन और वर्ब एक साथ कर लेंगे. राधे राधे सईद. चलो मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कहाँ पे एंड किया था भाई. वहां से शुरू करूं मैं. एज सो एज हो गया था. हाँ यही किया था. अच्छा वो भी किया था ना. नो यूज ऑफ दैट बिफोर WH फैमिली. ओके. राधे राधे लोकेश. अब आ जाओ आगे. एज और लाइक भी करवा दिया. एज और लाइक करवा दिया. नो यूज ऑफ द कंजंक्शन दैट बिफोर WH वर्ड. फिर एज सो एज भी हो गया. अब आगे दो या ऑल दो. दो और ऑल दो. दो और ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि. ठीक है. यद्यपि, हालांकि, यद्यपि, कुछ भी. ये दो और ऑल दो के साथ, बिकॉज वी इंडियंस आर इन अ हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस. हम क्या करते हैं, पहले ट्रांसलेशन पे जाते हैं. यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया. ठीक है. बट, और लगेगा कि पर आ रहा है, परंतु, लेकिन आ रहा है, बट आएगा. बट दो और ऑल दो के साथ बट नहीं आता है, यट आता है. एक तो ये चीज हो गया. और कभी कभी येट नहीं भी आता है, उसके जगह कॉमा भी लगा सकते हैं. अभी बताती हूं मैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि दो और ऑल दो का यूज हमेशा, इट इज यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस. कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस किसे बोलते हैं? व्हाट आर कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस? कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग टू ऑपोजिट व्यूज. कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विरोधाभास. विरोधाभास मतलब दो ऑपोजिट बातें होंगी. ठीक है. कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस, एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव. विरोधाभास वाला सेंटेंस क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑपोजिट विचार, ऑपोजिट व्यूज. लिखा मैंने. ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया. गलत है. दो और ऑल्दो दोनों सेम होता है. दो और ऑल्दो के साथ बट नहीं यूज होता है, यट यूज होता है. ओके. कोई दो और ऑल्दो के साथ कोई दूसरा कंजंक्शन होगा ही नहीं. जब भी यूज होगा यट होगा. भाई जय हिंद. रूपेंद्र चौधरी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद.
ओके और कभी कभी हम येट नहीं भी यूज करते हैं। अगर कोई भी कंजंक्शन हटता है तो कॉमा लगाते हो, जब कॉमा हटता है कंजंक्शन लगाते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल्दो के साथ नो डाउट अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो दूसरा कोई नहीं, जब भी आएगा येट, या तो कुछ भी ना आए, ऑल्दो ही वर्कड, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। कभी कभी हम येट के बिना भी ऑल्दो लगा सकते हैं, क्या डाल के, कॉमा डाल के। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, कॉमा भी लगा दिया, सही है। लेकिन सपोज सपोज अपने इंस्टीट्यूट से बनाकर लाना, सही बोला सत्यम, सब आलसी हो गए हैं, लाइक अ डाइसिकल इंडोलेंट लिस्टलेस सुपाइन, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। ध्यान से सुनोगे इसको, ही फेल्ड। मैंने अभी क्या बोला कि दो और ऑल्दो के साथ येट नहीं यूज होगा, सॉरी बट नहीं यूज होता है, येट यूज होता है, बट कभी कभी हम येट के जगह कॉमा भी लगा देते हैं। अब मुझे बताओ कि ये सेंटेंस में तो कॉमा नहीं लगा है, क्या करोगे लास्ट वाले सेंटेंस का? ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि इसने कड़ी मेहनत की, फेल हो गया, येट के जगह कॉमा भी लगा सकते हो। बट सपोज अगर एग्जाम के सेंटेंस में कॉमा नहीं आया हो, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे? कॉमा नहीं लगाए तो क्या एग्जाम में कॉमा का एरर आता है? आंसर करो, कॉमा बफर हो रहा है। कॉमा का एरर आता है एग्जाम में? दीवी बोले कॉमा लगाना, ऑल्दो के बाद सिंपल पास्ट आता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इनके। ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड बट ही डजंट गेट सक्सेस, हम ऑल्दो का कुछ ऐसा टेंस से रिलेटेड नहीं है, ऑल्दो को हम प्रेजेंट पास्ट सब में लिख सकते हैं। हाँ, जैसे दीवी बोल रहे हैं येट लगा देंगे, नहीं नहीं नहीं, अगर येट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऑल्दो के साथ दूसरा कोई कंजंक्शन नहीं आना चाहिए, जब भी आना चाहिए येट आना चाहिए, येट के बगैर कॉमा भी लगा दो। बट अगर आपके एग्जाम के सेंटेंस में कॉमा नहीं भी लगा है, आप उसको एरर नहीं मानोगे और ना ही येट लगाओगे, ये सेंटेंस सही है। कॉमा नहीं भी लगाया ना, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है ना, इग्नोर द एरर्स ऑफ पंचुएशन, पंचुएशन मार्क का एरर नहीं आएगा, फुल स्टॉप कॉमा और क्वेश्चन मार्क का एरर नहीं आता है। तो अगर कॉमा नहीं भी लगा है ना, तो ये मत सोचना कि कॉमा का एरर है, यहीं पे एरर है, फिर भी सही है, बगैर कॉमा का भी लगा सकते हैं। बट ध्यान देना है कि सेंटेंस शुड बी कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास। एक पॉजिटिव जा रहा, देखो कड़ी मेहनत किया, क्या है पॉजिटिव, फेल हो गया नेगेटिव। सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्टरी, दो चीजें याद रखना, सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्टरी होना जरूरी है, और दूसरा येट के जगह कोई दूसरा कंजंक्शन लगा है वो गलत है। या तो कॉमा लगा है फिर भी सही है, नहीं भी लगा है तो कॉमा का एरर को इग्नोर कर देना, सही है। ओके नहीं नहीं, मैं हरियाणा के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन हाँ क्यों नहीं पढ़ाऊंगी हरियाणा के स्टूडेंट्स को? भाई ये कोई क्वेश्चन है कि मैम आप ऑफलाइन आप हरियाणा के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हो? ऐसा क्यों पूछा आपने कि हरियाणा के स्टूडेंट्स को? नहीं, बहुत सारे हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑफलाइन बैच में यहाँ। ओके चलो, गुड आफ्टरनून सौरभ, राज, इसको रब कर रही हूं। अब मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी वाला एग्जाम्पल देती हूँ। अभी तो हमने येट और बट वाला सब एरर देखा, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला आपको फिलअप्स क्लोस्टर्स में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा बताती हूँ। सिंस, सिंस का हिंदी क्या है? सिंस इन हिंदी इज चूंकि। एक तो सिंस हमने प्रेपोजिशन में भी पढ़ा था, ठीक है। हाँ, एक हमने सिंस, वो सब हम करेंगे दीदी। अभी मैंने 5 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन छोड़ा हुआ है। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी इन्वर्जन, उसके बाद हार्डली स्कार्सली सब करवाऊंगी। ओके, सिंस एक हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन में, सिंस मंडे, प्रेपोजिशन में सिंस पढ़ा था। सिंस मंडे में, मंडे से, वहां का सिंस प्रेपोजिशन है, बट यहाँ को सिंस एज अ कंजंक्शन यूज कर रही हूँ। सिंस का मतलब चूंकि। अब ये सेंटेंस देखना, सिंस ही वर्कड हार्ड, चूंकि उसने कड़ी मेहनत की वो सक्सीड हो गया। ओके, चूंकि वाला सेंटेंस विरोधाभास नहीं होता है। कड़ी मेहनत किया है पॉजिटिव, और सक्सीड भी हो गया पॉजिटिव। मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, सिंस ही डिडंट वर्क, उसने कड़ी मेहनत नहीं की, और ही फेल्ड,
फेल्ड भी नेगेटिव, कड़ी मेहनत नहीं की नेगेटिव। तो सिंस वाला सेंटेंस विरोधाभास नहीं होता। सिंस वाले सेंटेंस में या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों पार्ट नेगेटिव जाएगा। ओके, ये मैं किस लिए बता रही हूँ, अभी से रिलेटेड एग्जाम्स दे रही हूँ। दीपक, ले लिया आपका नाम भाई, इस बैच में तो दीपक भरे हुए हैं। मैम लाइव फर्स्ट टाइम, मैं लाइव फर्स्ट टाइम हूँ, मुझे तो रोज 3-4 दीपक दिखते रहते हैं भाई। ले लिया दीपक आपका नाम। ओके, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अब बट वाला सेंटेंस, जब भी सेंटेंस में बट आ गया, बट वाला सेंटेंस ऑल्सो गोज कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। बट वाला सेंटेंस में भी एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव जाएगा। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड बट ही फेल्ड। देखो कड़ी मेहनत की क्या है, पॉजिटिव, फेल हो गया नेगेटिव, ये भी विरोधाभास जाता है। ओके, और सिंस वाला सेंटेंस, सिंस हो या एज हो, एज का मतलब भी चूंकि, एज ही वर्कड हार्ड ही सक्सीडेड। एज और सिंस दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। बट वाला कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। और ऑल्दो वाला तो बताया मैंने, ऑल्दो वाला भी, दो और ऑल्दो वाला भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस दे रही हूं। नहीं, सिंस में यहां दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस एग्जाम का आया हुआ है। सिंस इस बैच में बहुत सारे दीपक है, लिखा है ना, दीपक के बिना उजाला नहीं होता है। उजाला तो तभी होगा दीपक जब सीजीएल निकलेगा। पीपी क्या है मैम, पीपी क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। क्या हो गया है भाई, सिंस ही डिड नॉट, ये एग्जाम का ही सेंटेंस आपका। Since he did not finish the previous project, ये बी है। He was entrusted, ये एग्जाम में आता है entrust। entrust करना मीन्स टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को सौंपना, जिम्मेदारी देना। और entrust के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन, with, याद रखना। he was entrusted with a new one। चलो अब लास्ट वाला नो एरर है, इसकी हिंदी में करती हूँ। उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, ठीक है, उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, बट फिर भी उसे एक नया प्रोजेक्ट मिल गया। ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है, पहले बताओ। ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं, बताना। उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, बट फिर भी उसे नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। यस, कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, नेगेटिव है, और नया प्रोजेक्ट मिल गया, पॉजिटिव है। ये विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। और कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में सिंस का यूज नहीं होगा। सिंस वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में आप लगा दो यहाँ पे ऑल्दो लगा दोगे। अब हमारे कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा, कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ऐसा करते हैं, सिंस ही डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट, प्रीवियस प्रोजेक्ट, और यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। उसने अपना पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया इसलिए उसे नया प्रोजेक्ट नहीं मिला, यहाँ नॉट लगा देते हैं। ऐसी हरकत नहीं करनी है। ऐसी हरकत करोगे तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। सेंटेंस में बोल रहे हैं कि उसे प्रोजेक्ट मिला नया वाला, तो आप नॉट लगा के ये नहीं बोलोगे कि उसे नहीं मिला प्रोजेक्ट। सेंटेंस में बोला जा रहा है कि उसे प्रोजेक्ट मिला, तो इसको वैसे ही रखोगे, यहाँ नॉट नहीं लगाओगे, इसको बदलोगे। विरोधाभास है। यस, राज फर्स्ट लाइव क्लास, पता नहीं आज फर्स्ट लाइव क्लास वाले बच्चे रहते कहाँ पे। 1.5 महीने बाद इनकी फर्स्ट लाइव क्लास हो रही है। वेयर वर यू पीपल? दीपक फर्स्ट लाइव क्लास, राज फर्स्ट लाइव क्लास। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, सिंस का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे? दो या ऑल दो, इंटरचेंजेबल है। यस, वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होगा।
नॉट नहीं लगाओगे, उसे नया मिला तो मिला और उसने पुराना ठीक से नहीं किया, ऑल दो लगा दोगे। एरर वॉज इन ए पार्ट। रब कर रही हूं उसको। लेट एडमिशन, एडमिशंस तो क्लोज हो गए हैं, एडमिशन तो क्लोज हो गए हैं। लेट अटेंशन कहाँ से लेट एडमिशन हो गया? हाँ, दो भी हो सकता है, दो और ऑल दो चेंज करके डाल सकते हो, वो भी हो सकता है। अब बताना ये, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट सिंस बट सो एज, ऐसा टाइप से कुछ है। चलो क्या लगाओगे इसके साथ? हाँ, सेंटेंस का स्टार्टिंग हम बट से कर सकते हैं। अभी मैं सेंटेंस दे रही हूं, बिल्कुल बट से कर सकते हैं। बुक्स में कई बार लिख देते हैं ना, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बिकॉज हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बिकॉज को हम सेंटेंस के बीच में भी रख सकते हैं। ओके, हाँ, गरीब है बट फिर भी ईमानदार है, तो यहाँ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है बट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये शायद हमने डिस्कस किया है या नहीं किया है। ऐसा कुछ डिस्कस किया है कि सिंस भी कारण बताता है, रीजन बताता है, एज भी रीजन बताता है और बिकॉज भी कारण बताता है। तो कब हम बिकॉज का यूज करेंगे और कब हम एज और सिंस का यूज करेंगे, ऐसा कुछ किया है हमने? ये मैं बता रही हूं ना, ऐसे तो यूज किया जा सकता है। ये चीज तब होगा ना जब आपके पास ऑप्शन में, देखो ये दोनों को एक दूसरे से बदल कर डाल सकते हो, ये इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है? सिंस के बदले एज डाल सकते हो और एज के बदले सिंस। सिंस और एज भी कारण बताता है, एक के बदले दूसरा यूज हो सकता है, और बिकॉज भी कारण बताता है। सपोज आपका फिल अप द ब्लैंक्स आ गया या क्लोज टेस्ट आ गया और उसमें दोनों आ गया, बिकॉज भी आ गया या सिंस एंड एज से में कोई एक आ गया, तब आप कंफ्यूजन में रहोगे कि कौन सा यूज करें, क्योंकि दोनों तो कारण ही बताता है। अब देखो, सिंस ही वॉज इल ही कुडंट कम, अब मैंने लिखा ही कुडंट कम बिकॉज ही वॉज इल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हम सिंस का यूज कब करते हैं, बिकॉज, सिंस और एज का यूज कब करते हैं और बिकॉज का यूज कब करते हैं? बताता तो दोनों कारण है। सिंस ही वॉज इल, तो पहले क्या बताया जा रहा है? कारण, और फिर उसका परिणाम बताया जा रहा। चूंकि बीमार था इसलिए नहीं आया, रिजल्ट बाद में बताया जा रहा है। जब कारण पहले बताया जाए और रिजल्ट बाद में बताया जाए तो वहां हम सिंस और एज का यूज करते हैं। ठीक है, ये तब जब आपके फिल अप द ब्लैंक्स में ये दोनों में, मतलब ये दोनों भी आ गया, मतलब ये दोनों में से एक आ गया और बिकॉज आ गया, तब आपको डिसाइड करना है कौन सा पहले चुनना है। पहले कारण बताते हैं, उसके बाद रिजल्ट बताया जाता है, तो वहां सिंस एंड एज का यूज होगा। बट यहाँ पे देखो, पहले रिजल्ट बताया, वो नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि वो बीमार था, और यहाँ पे रीजन बता रहा है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। जब फिल अप द ब्लैंक्स में आपको ये दोनों वर्ड आ गया, तो पहले रिजल्ट आए फिर कारण, तो उसके लिए बिकॉज लगाना, और पहले कारण उसके बाद रिजल्ट आए तो उसके लिए सिंस और एज लगेगा। अदरवाइज बोथ ऑफ देम दे डिनोट रीजन ओनली। ओके, ये तब जहां आप कंफ्यूज होने लगो कि दोनों में से कौन सा यूज करें, तो देख लेना है।
और एक चीज यहाँ से एक फिक्स प्रेपोजिशन का एरर भी बनता है, रीजन प्री में आ चुका है, द रीजन ऑफ लगा दिया, द रीजन फॉर होगा या ऑफ, और एक होता है कॉज, कॉज भी कारण, रीजन भी कारण, बट आप ध्यान रखोगे रीजन के साथ, द रीजन फॉर बट द कॉज ऑफ। Yes, Divi, you can ask the doubt. ये जो कॉज है ना जितेंद्र, ये कॉज है। अच्छा वो पूछ रहे हैं कॉज और बिकॉज में क्या डिफरेंस है, चलो बताओ किसी के दिमाग में आ रहा हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड बिकॉज? अमित, बिकॉज ही वॉज इल, ये भी करेक्ट है, आपने जो सेंटेंस भेजा है वो भी करेक्ट है, मैंने कब बोला ये भी करेक्ट है, लेकिन ध्यान रखना है अमित कि अगर दो ऑप्शन आ गया फिल अप द ब्लैंक्स में या क्लोज टेस्ट में, बिकॉज भी है और एज भी है या सिंस भी है, तब उस केस में आपको ध्यान देना है, ये रिजल्ट और कॉज वाला को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन चुनोगे, अदरवाइज आपका सेंटेंस भी सही है। हाँ चलो मुझे बताओ क्या डिफरेंस है कॉज और बिकॉज में? वेरी गुड विनय, स्मार्ट बच्चे। ये जो बिकॉज है दोनों कारण ही बताता है, बिकॉज इज अ कंजंक्शन, एंड जो कॉज है ना, विनय ने बोला कि मैं कॉज नाउन, अच्छा विनय ने बोला कॉज नाउन है, चलो आपका आंसर सही है, बट कॉज वर्ब भी हो सकता है। ओके कॉज एक तो बिकॉज कंजंक्शन है, बट कॉज नाउन भी हो सकता है, कॉज बिकॉज वर्ब भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ ना दिस कॉजेज, जैसे मैंने बोला दीज कॉज कैंसर, ये कैंसर कॉज करता है, मुझे बताओ ये क्या है? जैसे कुछ पॉल्यूटेंट्स, जैसे मैंने बोला दीज पॉल्यूटेंट्स, गंदगी फैलाने वाले चीजें कैंसर भी करते हैं, दीज पॉल्यूटेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब, तो यहाँ पे कॉज, यहाँ कॉज वर्ब हो गया, और फिर मैंने लिखा व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर। ओके यहाँ कॉज जो है द लगा है, नाउन हो गया, तो कॉज नाउन वर्ब दोनों हो सकता है, बट बिकॉज इज अ कंजंक्शन। दोनों है, नाउन वर्ब दोनों है। जो भी रूल लिख लो, इसको रूल मान के ही चलो फटाफट। एल्स, नथिंग एल्स, इसके साथ कॉम्बिनेशन में, एल्स या नथिंग एल्स के साथ कॉम्बिनेशन में एग्जाम में दैन लगा के दे देते हैं, ये गलत है, दैन नहीं लगता है, इसके साथ क्या लगता है हमेशा बट। एल्स और नथिंग एल्स के साथ पेयर में कौन सा कंजंक्शन आता है? रीजन नाउन है, रीजन नाउन है, द रीजन। और अदर वर्ड के साथ या नो अदर आ गया, इसके साथ बट लगा के दे देंगे, गलत है, इसके साथ दैन लगेगा। ओके और एक वर्ड है हमारा रैदर, रैदर के साथ भी दैन होगा, और लगा के दे देते, गलत है, रैदर इज ऑल्सो दैन।
rather है। एक कॉन्सेप्ट में बस बोर्ड खत्म। 10-12 साल से जितेंद्र एक ही चीज पढ़ाते पढ़ाते क्यों नहीं याद होगा? आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे से लर्न कर लोगे, आप भी पढ़ाते रहोगे, हर दिन एक ही चीज है। मुझे सिर्फ इंग्लिश याद रखनी है, आपको बहुत सारी चीजें, आपके पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। भूल जाते। Okay, चलो। I want, it is nothing else. Dash his pride. It is nothing else। और else के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? than नहीं आता है, but आता है। Again, I would rather go to school। घर पे रहने की बजाय मैं स्कूल जाऊंगा। और rather के साथ कभी भी than नहीं आता है। rather के साथ नहीं, सॉरी, मुझे यहाँ पे पहले रॉन्ग लिखती हूँ, मुझे यहाँ पे और लगाना चाहिए था, सही लगा दिया था, नो एरर था वो। रादर के साथ और नहीं आता है, दैन आता है। नो अदर के साथ भी बट नहीं आता है, नो अदर के साथ भी दैन आता है। उसी तरह आई वॉन्ट नथिंग एल्स, उसे पीस, शांति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, इसके साथ भी बट। छोटे छोटे कंजंक्शन करके फिर मैं हिंदी करती हूँ, उसके हिंदी बोल रही हूँ, इन्वर्जन करूंगी। देखो एल्स की हिंदी पूछ रहे हैं, अगर एल्स के अलग अलग हिंदी अलग अलग जगह पे अलग है। मैंने बोला क्या बोलूं, मैंने बोला एनीबडी एल्स मतलब ओके, या समबडी एल्स का मतलब है दूसरा कोई, ठीक है। somebody को छोड़कर दूसरा कोई, anybody को छोड़कर दूसरा कोई, तो यहाँ उसी सेंस में था। nothing else, मुझे यहाँ else के सिवाय, को छोड़कर का सेंस जा रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए शांति को छोड़कर। somebody else मतलब कोई और, somebody को छोड़कर। क्या बोल रहे हैं कि सेकंड में than के बाद to आना चाहिए। कहाँ पे, ये कौन है भाई? सचिन बोल रहे हैं मैम सेकंड में than के बाद to आना चाहिए। आई वुड रादर गो टू स्कूल than टू स्टे। यहाँ पे to लगाने की, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, वर्ब में टू स्टे क्यों लगाओगे? हाँ, यहाँ पे गो है, ये देखो गो है, गो इन्फिनिटिव नहीं है, ये तो मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है V1। अगर ये V1 है, यहाँ ये कंजंक्शन है, सबसे वफादार टॉपिक, तो इसको भी V1 ही रखना है, इन्फिनिटिव नहीं बनाना है। वर्ब उसी लिए पहले पढ़ाया था, वहां टू लगाने की जरूरत है ही नहीं। सचिन समझ गए होंगे। पांच इंपॉर्टेंट कंजंक्शन छोड़ा है, उसको भी हम कर लेंगे। पहले आओ फटाफट इसको कर ले। सच के साथ जल्दी से बताना, सच के साथ कौन सा कंजंक्शन? एज। सच के साथ दैट भी लगता है, उसी तरह सो के साथ दैट लगता है। कभी कभी सो और दैट, इसमें तो अलग अलग लगा है, बीच में कोई दूसरा वर्ड आएगा, बट कभी कभी सो दैट एक साथ भी लगता है। ओके, ध्यान रखना है कि जब सो दैट सेंटेंस में सच एज हम किस लिए लगाते हैं? जब भी एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण वगैरह देने के लिए सच एज। सच दैट का यूज कब करते हैं? जब हम रिजल्ट
या परिणाम बताते हैं, कॉन्सिक्वेंस बताते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम। कॉन्सिक्वेंस का एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, दैट इज रेपोकशन। रेपोकशन का मतलब भी है परिणाम, बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दुष्परिणाम, नेगेटिव। जैसे मैंने बोल कभी कभी आपको बोलते हैं कर तो रहे हो, अपने डिसीजन पे काम कर रहे हो, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ लेना, इसके परिणाम, दुष्परिणाम। और ये जो रिजल्ट है ना, ये भी परिणाम है। तो रिजल्ट गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। जैसे हमारा आउटकम, आउटकम जो है, आउटकम का मतलब भी परिणाम, ये गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, बट ये दोनों इज ऑलवेज दुष्परिणाम। तो सेंटेंस नेगेटिव जाएगा, ये सब वर्ड का यूज करो। हाँ, सच एज एग्जाम्पल देने के लिए, सच दैट रिजल्ट बताने के लिए, और सो दैट भी रिजल्ट बताने के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, जब सो और दैट सेंटेंस में टूट टूट कर आए तब वो रिजल्ट बताएगा। बट कभी कभी सेंटेंस में सो दैट एक ही साथ यूज होगा, और जहां इकट्ठे एक साथ यूज होगा वहां का सो दैट क्या बताएगा? पर्पस। पर्पस इज उद्देश्य, उद्देश्य बताने के लिए। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स मतलब एनीथिंग के अलावा, के सिवाय और कुछ चाहिए, ये सब कर लेंगे इनके, ये सब हम एडजेक्टिव में करेंगे। जैसे हमारे कुछ बच्चों को लगता है कि एनी हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होता है, एनी को हम पॉजिटिव के लिए भी यूज कर सकते हैं। एनी स्टूडेंट कैन डू द वर्क, एनीबडी कैन डू द वर्क, कहां से ये नेगेटिव हो गया? नहीं नहीं, रेपोकशन एडजेक्टिव नहीं है। जो भी वर्ड TION से खत्म हो, SION से खत्म हो, सारे नाउन होते हैं रेपोकशन। क्या पूछ रहे हैं नवनीत मैम? रिजल्ट और रिजल्ट, जे वाला कुछ नहीं होता है भाई, एस होता है, SULT, SULT, RESULT। वी वर डिस्कसिंग, हम कुछ ऐसे मुद्दे पे, ऐसे चीजों पे बात कर रहे थे, ऐसे टॉपिक्स पे, जैसे कि वेदर पे, मौसम पे, पॉलिटिक्स पे, स्पोर्ट्स पे, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हो ना, एज। और यहाँ पे देखो, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक बस सच, भूकंप ऐसा था जिसका रिजल्ट ये हुआ, इतना खतरनाक था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि काफी लोग मारे गए, सच के साथ दैट। वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये देखो, सो और दैट के बीच में कोई भी ब्लैंक, मतलब कोई भी वर्ड नहीं है, इकट्ठे एक साथ है, एक साथ है तो पर्पस है। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, हम जिंदा रहने के उद्देश्य से खाते हैं, पर्पस बता रहा। अब ही वॉज सो हैप्पी, इतना खुश था, जिसका रिजल्ट, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने कागजात ले जाना ही भूल गया। तो यहाँ सो और दैट अलग अलग है, बीच में हैप्पी वर्ड है, अलग अलग लग रहा है तो क्या बता रहा है? रिजल्ट। अगर एक साथ लग रहा था, क्या बता रहा था? पर्पस। थर्ड में आंसर दे दिया है। हाँ, कभी कभी नो एरर भी होता है आनंद।
शेल्डम, शेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है। शेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी या ना के बराबर। ओके, शायद ही कभी, जैसे बोलते हैं ना बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, जो डॉग्स बार्क करते हैं वो शायद ही कभी काटते हैं। शेल्डम वर्ड के साथ कभी कभी कौन सा कंजंक्शन आ जाता है, और इसको ध्यान से समझना है। शेल्डम वर्ड के साथ कभी कभी कौन सा कंजंक्शन आएगा, इफ। याद रखना है कि शेल्डम वर्ड के साथ और कंजंक्शन कब आता है, कंजंक्शन है ये भी कंजंक्शन, और कंजंक्शन कब आता है, जब शेल्डम के साथ नेवर वर्ड लगाओ। लेकिन अगर शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है, कौन सा कंजंक्शन, इफ। तो डिपेंडिंग अपॉन देख लेना बाद का वर्ड क्या है। अगर नेवर है तो और लगा दोगे, एवर है तो इफ लगा दो। शेल्डम और नेवर का मतलब क्या होता है, शायद ही कभी या कभी नहीं। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, बट शेल्डम इफ एवर मतलब शायद ही कभी या कभी कभार। यहाँ कभी कभी कोई काम हो भी जा रहा है, बट यहाँ तो एकदम काम होने के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है, नील है, जीरो है। ओके, से लिखा मैंने, यहाँ पे लिख रही शेल्डम इफ नेवर ही हेल्प्स द पुअर, और शेल्डम और एवर ही हेल्प्स द पुअर। इसमें आपको करना क्या है, चलो एरर बताओ। ये बोलना क्या चाह रहे हैं, शायद ही कभी या कभी नहीं। यहाँ सेंस क्या जा रहा है, शायद ही कभी या ना के बराबर वो गरीबों की मदद करता है। बट यहाँ तो कभी कभी शायद ही और एवर, शेल्डम और एवर मतलब शायद ही कभी या कभी कभी कर भी देता है। यहाँ कभी कभी गरीबों की मदद कर भी देता है, थोड़ा पॉजिटिव सेंस है, बट यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करता। ओके, और एरर कहाँ पे, अभी हमने क्या पढ़ा कि शेल्डम के साथ अगर नेवर वर्ड है तो कौन सा कंजंक्शन लगाओगे, और शेल्डम के साथ एवर वर्ड है तो कौन सा कंजंक्शन लगाओगे, इफ। ओके, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इफ को इफ रखते हैं और नेवर को बदल देते हैं एवर में, या और को और रखते हैं और एवर को बदल देते हैं नेवर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ऐसा करोगे तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बोल रहा है कि वो कभी नहीं करता है, अगर आप एवर लगा दोगे ना तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ तो सेंस आ जाएगा कि कभी कभार करता भी है। तो यू डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ऐसा कुछ करना है ना कि सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज हो। तो आपको ये एवर नेवर को नहीं बदलना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंजंक्शन बदलना है। ओके, बट हमारे एग्जाम में एक सेंटेंस ऐसा भी आया है कि जहां हमें सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस के मीनिंग को ध्यान में रखते हुए कंजंक्शन नहीं बदलना पड़ा, हमें इस वर्ड को बदलने की जरूरत पड़ गई। अभी मैं दे रही हूं वो एग्जाम्पल। ऐसे तो नॉर्मल केस में आप एवर नेवर नहीं बदलना, आप किसको बदलोगे, आप कंजंक्शन को बदलोगे। ओके, अगर एवर नेवर बदल दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। बट अब देखो, ये हमारे एग्जाम का सेंटेंस, शेल्डम और एवर have I turned a beggar without giving him alms। अब ये अगर ये एरर में आया होता ना, सपोज ये ए है, बी है, ऐसा टाइप से एरर रहता, तब तो आप आराम से कर लेते। आपके दिमाग में आता कि शेल्डम के साथ, तो अगर शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है तो कौन सा कंजंक्शन आता है, इफ। ये भी सोच सकते हैं, या आप ये भी सोच सकते हो कि और लगा है तो नेवर लगा दो। अगर नहीं, नॉर नहीं आएगा, नॉर नहीं आता है शेल्डम के साथ, नॉर कभी आता ही नहीं है। ठीक है, अभी बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। ओके, ये देख के अगर ये एरर में आया होगा तब तो आपको पता चल जाएगा कि एरर यहीं पे। आप यही सोचोगे ना कि शेल्डम के साथ एवर वर्ड है तो इफ लगा रहेगा, या कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे चलो और को और रखते हैं, इसको नेवर में बदल देते हैं, एरर तो यहीं पे है। बट सपोज यही सेंटेंस एरर में ना आके यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया होता, और आपको अपनी तैयारी इंप्रूवमेंट के अनुसार करनी है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करना क्या होता है, सिर्फ गलती ही नहीं चुनना है, गलती ही नहीं देखना है, बल्कि सही वाला चुनना भी है। इसको अंडरलाइन कर दिया होता और ऑप्शन में रहता शेल्डम इफ
एवर, और एक ऑप्शन में रहता शेल्डम और नेवर। ओके, एरर में तो आप बहुत स्मार्टली समझ जाओगे, यहीं पे एरर है, टिक कर दोगे, नंबर मिल जाएगा। बट अगर आपके पास ऑप्शन होते, चुनना होता, तब आप क्या करते? क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि हमें एवर नेवर को नहीं बदलना है, एवर नेवर को बदलोगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आप यही सोचोगे ना, एवर को एवर रखते हैं और कोई इफ में बदल देते हैं, आप ये आंसर चुनोगे। अभी जो हमने यहां पे किया उसके अनुसार तो आप ये आंसर चुनोगे, बट ये आंसर सही। चलो बताओ ऐसा क्यों? हाँ, शेल्डम अकेले भी यूज करेंगे। अगर शेल्डम अकेले यूज होता है ना तो वो एडवर्ब का काम करता है। चलो बता दे रही हूं, पहले आप इसका आंसर बताओ। अभी मैंने बोला कि एवर नेवर को नहीं बदलना है, उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन बदलना है, बट यहां पे मैंने एवर को बदल दिया नेवर में। ऐसा क्यों किया? यही सही आंसर है। बिकॉज इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, ये बोल रहे हैं शेल्डम और नेवर, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी भिखारी को, किसी बेगर को बिना भिक्षा के वापस किया है। इसका मतलब क्या जा रहा है? शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कभी किसी भिखारी को बिना भिक्षा के वापस किया है। इसका मतलब क्या है कि मैंने किसी बेगर को ना के बराबर वापस किया है, हमेशा उसे भिक्षा दी है, ना के बराबर किया है। तो सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, ना के बराबर उसे वापस लौटाया है, तो नेवर लगाओ। चलो भाई एक बार रिस्पॉन्ड करो फटाफट। इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि हर चीज रूल्स पे ही चल दोगे, थोड़ा सेंटेंस का सेंस भी समझना है। हाँ, नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है मतलब शायद ही कभी मैंने उसे वापस किया है। यस, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर अकेला शेल्डम हो, कौन पूछ रहा था भाई? कोई बच्चा पूछ रहा था, अकेला शेल्डम हो तो वो एडवर्ब होता है, लेकिन शेल्डम के साथ नेवर लगा है, जोड़ रहा है, बीच में कंजंक्शन आए, जैसे ही शेल्डम वर्क्स, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट। क्लियर? आर्म्स का मतलब भिक्षा, भिक्षा। दीपक, इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? शायद ही कभी ऐसा हुआ है, एक बार और बताना है। चलो, पता था मुझे एक बार और बताना होगा, इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ कि एक बार रिस्पॉन्ड करो। इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा के वापस लौटाया है। इसका मतलब क्या है कि मैंने कभी भी बिना भिक्षा के नहीं लौटाया है, कभी नहीं लौटाया है, तो यहाँ पे नेवर डालो। बट एवर रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि कभी कभी लौटा भी दिया है। तो सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है ना, नेगेटिव जा रहा है तो एवर वर्ड यूज नहीं हो, नेवर का यूज होगा। ये व्हाट्सएप पापा पूछते रहते हैं कि हर समय व्हाट्सएप पे रहता है। ओहो, तो ग्रुप एग्जिट कर दो ना आप ग्रुप एग्जिट कर दो। व्हाट्सएप पर कैसे रह सकते हैं? ग्रुप एग्जिट कर दो आप। पापा मम्मा तो पीछे रहेंगे ही, भाई बच्चा क्या कर रहा है, दिन रात ऑनलाइन दिख रहा है। एग्जिट कर दो, ग्रुप एग्जिट कर दो। नाउ क्लियर। कुछ कुछ चीजों को दो बार समझना पड़ता है। अब अभी मैंने 5 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन छोड़ा है, उसके पहले 2 छोटा छोटा और। ये कंजंक्शन आपको किसी बुक में मिलने वाला नहीं है। एरर तो ए पार्ट में है, ए पार्ट में ही है नवनीत एरर। ये जो हम कंजंक्शन करने जा रहे हैं अभी, ये मैंने देखा है जनरली किसी बुक में डालते नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जाम के पेपर्स में ये एरर देखा है। हो सकता है कोई बुक अभी जो अपडेटेड बुक है उसमें डाल दे। बट फॉर भी एक कंजंक्शन है। ओके, बट फॉर इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। ये सुना है बट फॉर? हाँ, अभी मैं इन्वर्जन करवाऊंगी इनके, वहां नेवर वर्ड वाला इन्वर्जन मैं एडवर्ब में करवाऊंगी।
जल्दी से बताओ, सुना है कि नहीं बट फॉर? कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अच्छा मुझे बताओ, आपको याद होगा जब हमने सिंस एंड फॉर पढ़ा था प्रेपोजिशन में, और मैंने बताया था सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस एंड फॉर कंजंक्शन, सॉरी हाँ, सिंस एंड फॉर कंजंक्शन भी होता है। जैसे लिखा है सिंस ही वॉज एब्सेंट, ही कुडंट डू द वर्क, क्योंकि इससे लिंक करूंगी तभी ये समझ में आएगा। सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुडंट डू द वर्क। चलो बताओ यहाँ का सिंस क्या है? यहाँ लिखा मैंने ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। चलो दोनों सिंस के बीच का डिफरेंस बताओ, व्हाट इज सिंस ओवर हियर एंड व्हाट इज सिंस ओवर हियर? अभी इन्वर्जन का नाम गलती से भी मत लेना, अभी मुझे पढ़ा लेने दो आप। इन्वर्जन वर्ब में भी हुआ था, अभी मैं देखो इन्वर्जन कहाँ कहाँ पढ़ाती हूँ आप। हाँ जल्दी से बताओ यहाँ का ये क्या है? यस, यहाँ का सेंस क्या है? सिंस ही वॉज एब्सेंट किसको जोड़ रहा है? ही वॉज एब्सेंट को, ही कुड नॉट डू द वर्क्स। यहाँ इट्स अ कंजंक्शन, बट सिंस ओवर हियर इज अ प्रेपोजिशन। ओके, एक तो ये हो गया। एंड इफ यू पीपल रिमेंबर, जैसे लिखा मैंने ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days। ओके, एंड देन आई राइट ही कुडंट वर्क फॉर याद रखना है, फॉर से बच्चे बहुत कंफ्यूज है। फॉर वो तो रट लिए, फॉर टाइम बताता है, फॉर ही वॉज इल। चलो अब दोनों फॉर में डिफरेंस बताओ। यहाँ फॉर क्या है? यहाँ का फॉर टाइम बता रहा है ना, 2 दिनों से एब्सेंट है, पॉइंट लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है, प्रेपोजिशन। अब जल्दी से बताओ कि यहाँ का फॉर क्या बता रहा है? What is for over here? What is it denoting? Is it denoting time or is it denoting any sense of cause? कारण बता रहा है। चलो चलो बताओ फटाफट। हाँ यहाँ तो टाइम बता रहा है, यहाँ का फॉर क्या बता रहा है? यहाँ का फॉर ही कुडेंट वर्क, काम नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार था, तो यहाँ का फॉर कारण बता रहा है। और जोड़ रहा है ना, ही कुडेंट वर्क और ही वॉज इल, तो यहाँ का फॉर इज अ कंजंक्शन। तो याद रखना है कि फॉर भी कंजंक्शन होता है और फॉर प्रेपोजिशन भी होता है। यहाँ का कारण बता रहा है इसलिए ये कंजंक्शन का सेंस है। कारण क्या बता रहा है? दोनों को जोड़ रहा है, बट यहाँ तो फॉर किसी को जोड़ नहीं रहा है ना, तो ये तो प्रेपोजिशन होगी। ओके, अब चलो, अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं? क्योंकि मैं तो आपके दिमाग से सोचूंगी पहले, एज अ स्टूडेंट मैं सोचूंगी। अब स्टूडेंट को क्या लगेगा कि बट भी तो कंजंक्शन है, और अभी फॉर मैंने बताया फॉर भी तो कंजंक्शन है, और इसी को एरर मान लेंगे कि बट भी कंजंक्शन है, फॉर भी कंजंक्शन है, और 2 कंजंक्शन एक साथ नहीं आता है, 2 कंजंक्शन एक साथ नहीं आता है, और इसी को एरर मान लेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक कंजंक्शन ही है। लेकिन ध्यान रखना है कि बट एक अलग कंजंक्शन है, बट भी एक अकेला बट अलग कंजंक्शन है, अकेला फॉर भी अलग कंजंक्शन है। जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया, तो यहाँ का बट भी कंजंक्शन है। बट यहाँ बट का मतलब क्या निकल रहा है? लेकिन, परंतु। यहाँ बट का मतलब लेकिन के सेंस में निकल रहा है। यहाँ बट अलग कंजंक्शन है और फॉर भी अलग कंजंक्शन है। जैसे मैंने बोला ही कुडेंट कम फॉर ही वॉज इल, यहाँ का फॉर भी अलग कंजंक्शन है, और यहाँ फॉर कारण बता रहा, क्योंकि निकल रहा है। ठीक है, अकेला फॉर का मतलब क्योंकि, अकेला बट का मतलब लेकिन, ये भी कंजंक्शन है, बट ये अलग अलग कंजंक्शन है। बट ये जब इकट्ठे एक साथ आता है, जब भी आएगा दोनों एक साथ ही आएगा, अलग अलग आएगा तो मीनिंग अलग अलग लिख लेगा। ये भी इकट्ठे एक कंजंक्शन है। अब मुझे बताओ कि क्या इसका मीनिंग क्या हो सकता है? फ्रेजल कंजंक्शन नहीं होता है, माय गॉड। ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेजल कंजंक्शन क्या है? फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल कंजंक्शन, फ्रेजल एडवर्ब, फ्रेजल नाउन, नाउन फ्रेज बोल सकते हो। चलो बताओ क्या है? क्या बोलूं इसको? मल्टी कंजंक्शन, पॉली कंजंक्शन?
इसको आप कंपाउंड कंजंक्शन बोल सकते हो। एक या जैसे कंपाउंड प्रेपोजिशन भी होता है ना। चलो बताओ क्या है बट फॉर का मतलब, एनी आइडिया? चलो सेंटेंस दे रही हूँ, सेंटेंस ये भी एक कंजंक्शन है। बजाने से आप लोग कहीं से भी आ जाओ। चलो बताओ, एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है मेरी अभी? पहले रिस्पॉन्ड करो भाई। जब साउंड नहीं आ रही थी तो नो साउंड, जब आ रही है तो उस पर भी रिस्पॉन्ड करना है ना, सो डैट आई गेट टू नो एंड मूव अहेड। आ गई आवाज? ओके ओके चलो, अब सुन लिया, चलो अब करते हैं। बट फॉर हिज टाइमली हेल्प ही वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। तब तक तो सोच लिया होगा, जल्दी से बताओ यहां क्या मतलब जा रहा है? हैज के बाद बट फॉर हिज टाइमली हेल्प ही वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। थोड़ा सेंटेंस देख के बताओ ना कि इसका मतलब क्या जा सकता है। अभी तो सब ऑडिबल और साउंड में ही बिजी है। ऑल ओके, देन मूव अहेड। यहां बट फॉर का मतलब क्या जा रहा है? विदाउट। ठीक है, विदाउट। बट फॉर भी एक कंजंक्शन होता है। अकेला बट का मतलब फॉर, अकेला बट का मतलब लेकिन, अकेला फॉर का मतलब क्योंकि, एक साथ आएगा तो इसका मतलब निकलता है विदाउट। और हिंदी में के बिना। किसी ने बैटरी लो भी लिख लिया, वेरी गुड जोक। बैटरी लो। बट फॉर हिज टाइमली हेल्प ही वुड, विदाउट हिज हेल्प, उसके हेल्प के बिना वो सरवाइव नहीं किया होता, उसके हेल्प के बिना वो नहीं बचा होता। ठीक है, उसके टाइम पे ना हेल्प देने से। हाँ, अब फिर एक और यहां पे जा सकते हो कि मैम बट फॉर का मतलब भी तो के बिना। ऐसा पढ़ना है कि दूसरा पूछे ना तो फटाफट समझा दो। विदाउट के बिना भी
विदाउट का मतलब भी के बिना, दोनों का मतलब के बिना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बट फॉर कंजंक्शन है और विदाउट एक प्रेपोजिशन। ओके, बस यही डिफरेंस है, दोनों का मतलब सेम। ओके, तो बट फॉर भी कंजंक्शन होता है, ठीक है, विदाउट के सेंस में, इसको गलत नहीं मान लेना, सही है। अब चलो मैं रब करती हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसे मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब में फिर से पढ़ाऊंगी। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि अकेला बट का मतलब क्या होता है? पर, लेकिन, ठीक है, अकेला बट का मतलब लेकिन या पर होता है। जहां बट का मतलब लेकिन या पर के सेंस में आए तो वहां का बट क्या है? कंजंक्शन। बट कभी कभी बट का मतलब एक्सेप्ट भी होता है, कभी कभी बट का मतलब एक्सेप्ट भी होता है, के सिवाय भी होता है। जहां बट का मतलब के सिवाय के सेंस में जा रहा है वहां का बट क्या है? वहां का बट क्या है? प्रेपोजिशन है। रुको रुको, और भी क्लियर कर रही हूं। बट एक ऐसा वर्ड है जो प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। बट कंजंक्शन कब होता है? जब उसका मतलब लेकिन का सेंस जाए। बट प्रेपोजिशन कब होता है? जब उसका मतलब एक्सेप्ट, के सिवाय का सेंस जाए। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब में भी कर लेंगे फिर से। जैसे लिखा मैंने, नथिंग बट बुक्स वॉज अवेलेबल, और फिर लिखा मैंने, ही वर्कड हार्ड, बहुत फेल करवाया आज, बट ही फेल्ड सब जगह लिखा। अब चलो बताओ, यहां भी बट है, यहां भी बट है। अब जल्दी से बताओ, दोनों बट कंजंक्शन और बट प्रेपोजिशन दोनों हो सकता है। अब मुझे बताओगे आप। नथिंग बट बुक्स वर अवेलेबल, यहां क्या जा रहा है? यहां बट का मतलब बुक्स के सिवाय, एक्सेप्ट बुक्स, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो यहां बट किस सेंस में जा रहा है? एक्सेप्ट के सेंस, के सिवाय। और जहां बट का मतलब के सिवाय हो, एक्सेप्ट हो, वहां का बट प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले। किसके पहले लगा है? बुक्स के पहले, बुक्स नाउन है। बट यहां का बट जो है, देखो, ही क्या है? सब्जेक्ट, फेल्ड क्या है? वर्ब। ही सब्जेक्ट, ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। यहां भी क्लॉज, और यहां पे दो क्लॉज को तो प्रेपोजिशन जोड़ता नहीं है, यहां जोड़ने का काम हो रहा है दो क्लॉज को। तो ये कंजंक्शन है, और यहां का बट प्रेपोजिशन है, नाउन से पहले लगा है। ओके, बट प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। अभी तक हमने क्या सीखा? एक बट सीखा, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों, और एक हमने क्या सीखा? बट फॉर। ये भी कंजंक्शन है, बट इसका मतलब बिल्कुल अलग है, इसका मतलब विदाउट के सेंस में। ठीक है, चलो एक बार रिस्पॉन्ड करो, फिर मैं अब बट और फॉर से आगे निकलती हूं। एक और ब्यूटीफुल पार्ट करना है। हाँ ये अब मुझे लग रहा था कि ऐसा जरूर कोई कुछ पूछेंगे। हाँ, जो कि ये सब्जेक्ट वर्ब। आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? आपका नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा कंजंक्शन के बाद। अब हमारे कुछ बच्चे दिमाग में यही लगा रहे होंगे ना कि मैम ने यहाँ वॉज क्यों लगाया, ये सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, यहाँ वर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपके दिमाग, हिंदी करोगे, ठीक है, आप तो पहले, हम इंडियंस तो पहले हिंदी करेंगे। बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इसका मतलब है अवेलेबल बुक था, बहुत सारा बुक से आप वर लगाओगे, बड़ा आंसर वॉज होगा। क्योंकि हम जो अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, ट्रांसलेशन करोगे तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ बट क्या है? बट प्रेपोजिशन। ओके, इसे मैं सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाऊंगी। और जब भी हमें हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले हो।
प्रेपोजिशन के पहले नथिंग है, नथिंग इज अवेलेबल या नथिंग आर अवेलेबल नहीं होता, नथिंग इज, नथिंग सिंगुलर होता है इसलिए वॉज। सुहानी परेशान नहीं होना, निधि नॉट कौन, निधि, इसे मैं सब्जेक्ट वर्ब में अच्छे से डील करूंगी। ओके, सब्जेक्ट वर्ब, यस। कभी कभी तो लगता है कि कुछ पॉइंट उड़ा दूं, फिर लगता है कि नो कुछ पॉइंट उड़ा दूं, टाइम लगने लगता है, फिर बोलता है नो नो ये तो इनजस्टिस हो जाएगी, भाई टाइम ले लो, क्योंकि आप लोगों में से कुछ बच्चे हड़बड़ी में रहते हैं, मैम आगे बढ़ो जल्दी जल्दी करो, तो टीचर के मन में आता है ना कुछ पॉइंट उड़ा दूं क्या, फिर बोलती हूँ नो नो नहीं उड़ाना है, चाहे ये जो भी बोलते रहे सब करवा देना है, कि टाइम ज्यादा लग जाता है। कुछ पॉइंट नहीं उड़ाऊंगी, इसे अदरवाइज नहीं लेना है, बस हड़बड़ाना नहीं है। बट फॉर कंजंक्शन था। अब आ जाओ, ये है फॉर ऑल, ये सुना है फॉर ऑल, जो भी ब्लॉक हो जाता है वो वीडियो नहीं देख सकता, भाई ब्लॉक क्यों करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे आनंद, ये तो मैंने, आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जोकिंग। ओके चलो, फॉर ऑल, अगर मैं ऐसा बोलूं दिस बुक इज फॉर ऑल, ठीक है, ये दिस बुक हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये बुक सबके लिए, एक फॉर ऑल का मतलब होता है ना सबके लिए, आज ही सुना है, एक बुक, एक फॉर ऑल का मतलब है सबके लिए, यहां पे सबके लिए का सेंस आ रहा है ना, बुक सभी के लिए है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। चलो अब इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, यहां तक तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज फॉर ओवर हियर, ये सब चीजें ध्यान रखना है, ये सब फिलअप्स एंड ऑल में आता है, जल्दी से बताओ। दीपक बोल रही है यस, अब जस्ट अभी सुना है, आपने फॉर ऑल सुना है लेकिन आपने दूसरे वे में सुना है, सबके लिए वाले सेंस में। शून्य से शिखर तक, हाँ रिजल्ट भी देना होगा आपको, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। चलो बताओ क्या है, व्हाट इज प्रेपोजिशन ओवर देयर, व्हाट इज द वर्ड ओवर देयर, आंसर ही बता दिया, दिस इज अ प्रेपोजिशन, ओके ये प्रेपोजिशन। और चलो बताओ ये ऑल क्या है, व्हाट इज ऑल, यहाँ का ऑल किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है, किसके पहले लगता है प्रेपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन के पहले, सॉरी नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, एक ये हो गया प्रोनाउन है यहाँ पे, यस। अब आ जाओ, ये लिखा मैंने फॉर ऑल, फॉर ऑल हिज वेल्थ, ये आपका एग्जाम का फिलअप्स का है, फॉर ऑल हिज वेल्थ, फिलअप्स में आया था, मैंने तो पूरा ब्लैंक भर ही दिया क्योंकि मुझे समझाना था, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर। अब बताओ कि यहाँ फॉर ऑल का मतलब सबके लिए जा रहा है, सबके लिए संपत्ति और वो कंजूस, यहाँ किस सेंस में जा रहा है? फॉर ऑल का दो मतलब होता है, एक फॉर ऑल का मतलब होता है सबके लिए, और एक फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या है, के बावजूद, के बावजूद, ओके तो चलो यहां क्या निकल रहा है, इन स्पाइट ऑफ। फॉर ऑल का तो यहां तो सबके लिए था, और यहां पे इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ, संपत्ति होने के बावजूद भी वो कंजूस है, ओके हाँ। अब मुझे बताओ कि ये इंस्पाइट क्या है, इंस्पाइट ऑफ क्या है, इंस्पाइट ऑफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो मुझे यही लग रहा है, पता नहीं आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना भाई,
क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं समझ में आएगा इसे 10 बार समझाऊंगी बट समझ लेना है. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ इन स्पाइट ऑफ? इंस्पाइट ऑफ क्या है? इंस्पाइट ऑफ पढ़ाया है ना प्रेपोजिशन में. इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है. ओके, हाँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज, वेरी गुड. अब मुझे बताओ कि ये फॉर ऑल क्या है? इंस्पाइट ऑफ तो प्रेपोजिशन है, बट व्हाट अबाउट दिस फॉर ऑल? यहाँ पे तो फॉर अकेला फॉर प्रेपोजिशन था ना, बट ये तो इकट्ठे एक ही वर्ड है. अब बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है? फॉर ऑल का बताना. नहीं, फ्रेजल वर्ब नहीं है. ये तो स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट है, जब कुछ नहीं समझ में आया तो फ्रेजल वर्ब बोल दो. बट फॉर हिज इंटरफियरेंस आई वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम, दिस शिवांगी. बट फॉर मतलब अगर इंटरफियर नहीं किया होता तो मैं क्लियर कर चुकी होती. हमारे कई बच्चे बोल रहे हैं, अब पता नहीं किसका आंसर दे रहे हैं. फॉर ऑल इज अ कंजंक्शन. नो, फॉर ऑल भी प्रेपोजिशन ही है. कुछ तो यही सोचेंगे ना, फॉर ऑल का मतलब इंस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, और फॉर ऑल को ये भी प्रेपोजिशन ही है. कैसे पता चला? देखो ये किसके पहले लगा है? ये किसके पहले लगा है? वेल्थ के पहले, हिज वेल्थ. और ये वेल्थ क्योंकि कंजंक्शन होता ना, तो कंजंक्शन होता तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर आता, क्लॉज बनता, क्लॉज को जोड़ रहा है. ठीक है, यहां भी फॉर ऑल भी एक प्रेपोजिशन ही. यहाँ का फॉर अलग प्रेपोजिशन है, यहाँ भी फॉर ऑल. वेल्थ संपत्ति नाउन है, नाउन के साथ लगा है, ये भी प्रेपोजिशन है, बट इसका मतलब क्या है? इन स्पाइट ऑफ के बावजूद. जब तक मुझे मेम बोलोगे मैं संदीप आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगी. एक तो मुझे करियर विल के सारे बच्चों ने अपंग कर दिया है. सही लिखोगे तभी कमेंट पढ़ूंगी. ये क्या है? ये मेम करना इज अपंग करना. ये लिखोगे तो पढ़ लूंगी, चाहे ये भी लिख दिया कमेंट पढ़ लूंगी. चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. पता नहीं क्या ऐसा पढ़ा दिया है कि सब साइलेंट मोड में चले गए भाई. ये सारा सुहानी मैंने जो शीट दिया ना उसमें डाला हुआ है. ओइंग टू है ना, ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज है. ड्यू टू ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज है, सारा शीट में डाला है. डिस्कस करवाते जाऊंगी, सेंटेंसेस उसी में बताते जाऊंगी. ये ना फिल अप द ब्लैंक्स में आया था. ये फिल अप द ब्लैंक्स में कैसे आया था? अब मैं सेंटेंस लेके आऊंगी. यहाँ पे डैश था, ठीक है, यहाँ पे डैश था, विशेष सेंटेंस लेके आऊंगी. और फॉर ऑल हिज वेल्थ, तो ये था इन स्पाइट ऑफ. और इन स्पाइट ऑफ वाला सेंटेंस क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है? विरोधाभास. संपत्ति होने के बावजूद भी वो एक कंजूस है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है फॉर ऑल. और ये वेल्थ है, तो वेल्थ का एक नेगेटिव वर्ड चाहिए था. वेल्थ का उल्टा संपत्ति वाला और उसका कंजूस वाला चाहिए था. ये फिलअप्स में था, तो माइजर फिट करना. ओके, वहां पे माइजर वर्ड फिट करना, क्योंकि ये तो विरोधाभास जा रहा है. और संपत्ति होने का उल्टा वेल्थ है, बट फिर भी कंजूस है. ये सब जो कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन ये कहीं भी आपको हेल्प कर देगा. जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा वाइल. वाइल का, चलो वाइल का हिंदी बताओ. वाइल, वाइल
लेट मी कंजंक्शन कंप्लीट कर लेने दीजिए दिवी, उसके बाद हम कलेक्टिवली दोनों का कर लेंगे डिस्कशन. वाइल, चलो वाइल का वाइल का दो है पार्ट. एक वाइल का मतलब है दौरान, पढ़ाया भी आपको कंजंक्शन में, मैंने आपको कंजंक्शन में व्हेन और वाइल के बीच का डिफरेंस बताया है, वो कंजंक्शन है. और एक वाइल का मतलब होता है जबकि, तो जबकि ओवर हियर इज अ कंजंक्शन. जैसे ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, खेलते समय उसे चोट लग गई. ये प्लेइंग क्या है? जीरेंड है. जीरेंड इन द फॉर्म ऑफ नाउन. जीरेंड भी क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करने लगे, और नाउन के पहले ये वाइल लगा है, इसका मतलब है यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है. और फिर मैंने लिखा वाइल. वाइल मतलब जबकि. वाइल ही वर्कड, आज तो बहुत फेल कराया है. वाइल ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड. जबकि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारे ने कड़ी मेहनत की, जबकि, बट फिर भी फेल हो गया. तो ये तो विरोधाभास जा रहा है ना. तो जबकि वाला सेंटेंस, जबकि के दौरान के सेंस में नहीं, वाइल वाला सेंटेंस, जबकि वाला सेंटेंस भी एक पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव. जब मैं आपके साथ सेट्स डिस्कस करूंगी आप देखोगे कि यहाँ बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है. यहाँ जबकि का सेंस जा रहा है, और ये तो कंजंक्शन है ना. ही क्या है? सब्जेक्ट. वर्कड क्या है? वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब. ही फेल्ड, सब्जेक्ट वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, दो क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहा है. अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं करवाया था, चलो उसको भी करवा देती हूँ. आपने दो और ऑल दो जहां पे लिखा है ना, थोड़ा सा जगह बना लो और वहां पे लिखना है आपको. यस, एनके, मतलब सही बोला. आज मुझे लग रहा है कि आज मैंने फेल्ड वर्ड ज्यादा ही फेल करवा दिया है. चलो मैं ये भी कर सकती हूँ, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गया. लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, ऐसा कम ही होता है कि कड़ी मेहनत नहीं की और पास हो गया. अच्छा, टुडे आई अटेंडेड 75 क्वेश्चंस इन MTS. तो 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा और किया होता. अभी तो टाइम है ना. 90 आपके 90 अटेम्प्ट. वेरी गुड. आज ही था आपका एग्जाम? कैसा? अच्छा, इंग्लिश अच्छा था? MTS का इजी था. इंग्लिश में 23 किया है. ओके, अब कितना सही है वो भी तो देखना है. अटेम्प्ट्स और बढ़ाने चाहिए थे ना. जरूर धोखा दिया होगा, मैथ्स ने धोखा दिया होगा. मैथ्स अच्छा था. अभिषेक 82. ओके, चलो जहां पे आपने दो और ऑल दो लिखा है ना, अभी मैंने बताया दो और ऑल दो के साथ येट होगा, बट नहीं होगा. दो और ऑल दो कैसा सेंटेंस में? विरोधाभास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ, ये मेंस का फिल अप द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है. लेकिन अभी जो हमारे कंसर्न देखते हैं वो खड़े थे, उनके अटेम्प्ट्स तो 90 थे. मैथ्स ने धोखा दिया. वेरी गुड, धोखा दिया. पढ़ो और बैठ के मैथ्स. इन स्पाइट, सॉरी आई वाज जस्ट किडिंग. इन स्पाइट के साथ ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता. और ये भी विरोधाभास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. बट डिफरेंस क्या है कि ये दोनों प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है. ये किसके साथ आएगा? कंजंक्शन है तो ये क्लॉज के साथ आएगा. ठीक है. और ये आएगा, ये प्रेपोजिशन है तो ये किसके साथ आएगा? कोई नाउन या प्रोनाउन के साथ. चलो अब मैं आपको सेंटेंस दे रही हूं, आप फिल अप करना. अच्छा, अमित आई अटेम्प्टेड 95. अरे भाई 95 किया है तो देखना भी तो है, देखना है कि 95 है कितना सही है, वो भी तो देखना है. वैसे भी आज प्री का रिजल्ट. आई डोंट हेट मैथ्स, आई डोंट हेट मैथ्स, आई हेट द पीपल हु आर मैड आफ्टर मैथ्स. Okay, I am very good at maths, but the difference is you people do in seconds and I do in minutes. I hate the students who are mad after maths.
they keep a disparity between maths and English, taking into consideration that both of them they have the equal weightage. उसके बाद भी भेदभाव करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है. मैथ्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बट नॉट ब्यूटीफुल देन इंग्लिश. चलो आ जाओ. इन स्पाइट एंड ऑल. चलो अभी कुछ और, एक दो बार 20 बार फेल्ड वर्ड लिखा, 2-3 बार और करवा लेती हूँ. नेगेटिव पॉजिटिव है ये सेंटेंस. एक पार्ट नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव. विरोधाभास. ये नेगेटिव पॉजिटिव ना कॉन्ट्राडिक्टरी के सेंस में जा रही. ठीक है. डैश वर्क ही फेल्ड ऑप्शन में डाला है. इन स्पाइट ऑप्शन है आपका. दूसरा ऑप्शन है डिस्पाइट, और तीसरा है ऑल्दो. दो कुछ भी. यस. चलो 5 मिनट 10. चलो एक बार बता दो, एम आई ऑडिबल? हाँ साउंड आ गई होगी. अब देखो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो फेल हो गया. ये हार्ड वर्क नाउन है, वर्क नाउन है, और नाउन के साथ हमें क्या चाहिए? नाउन के साथ एक प्रेपोजिशन चाहिए. ऑल्दो नहीं चाहिए. ऑल्दो तो हम क्लॉज के साथ यूज करते हैं. ऑल्दो होने के लिए सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब भी होना चाहिए. ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, इस पे ध्यान मत रखो, इस पे ध्यान दो. और ऑफ लगा है तो डिस्पाइट नहीं होगा, इंस्पाइट. इंस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बावजूद भी. ये नाउन है, नाउन के साथ प्रेपोजिशन. अब देखो ही वर्कड हार्ड, ही क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ वर्ब. क्लॉज आ गया. क्लॉज आ गया इसका मतलब कंजंक्शन चाहिए, बट ये दोनों तो प्रेपोजिशन है. दैट इज ऑल. तो जब भी आप कहीं पे फंसो, दो ऑल्दो या इंस्पाइट डिस्पाइट चुनना है तो देख लेना है. क्लॉज है तो ऑल्दो लगाना. ठीक है. दो ऑल्दो दोनों हो सकता है. शैशव अभी तो हमने सारा छोटा कंजंक्शन कोई भी मैंने छोड़ा नहीं है, सारा कवर कर लिया. अब मैंने इंपॉर्टेंट 5 कंजंक्शन छोड़ा है. इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर. इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसको करने के पहले
हाँ, MTS का लेवल तो बहुत कम है। उसको करने के पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, इन्वर्जन, जो कि मैंने आपको पढ़ा भी दिया है वर्ब में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या उसको रिपीट करने की जरूरत है या सीधा मुद्दे पे आ जाऊं? इन्वर्जन मैंने आपको वर्ब में भी थोड़ा सा बताया था। एक बार जब तक मैं बोर्ड रब कर रही हूं मुझे आंसर करो, इन्वर्जन क्या होता है ये फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है। अब हमारा कंजंक्शन खत्म पे ही है, 20 मिनट और आज कुछ कवर कर देती हूँ और कल आते साथ 10 मिनट में कंजंक्शन खत्म हो जाए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। शुरू के टॉपिक्स थोड़ा टाइम लेने वाले हैं। यस, एंड नॉट मैं समझा दूंगी, एंड नॉट अमित सब्जेक्ट वर्ब में समझाऊं, सब्जेक्ट वर्ब में। अच्छा, ओवरव्यू दे दूं? व्हाट इज ओवरव्यू? यस, दो एंड ऑल्दो कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। बस याद होगा आपको इन्वर्जन। इन्वर्जन कम्स फ्रॉम द वर्ड, इन्वर्जन किस वर्ड से बना है? इनवर्स। इनवर्स मतलब ऑपोजिट, उल्टा। उल्टा कब होता है? उल्टा कब होता है? जब सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है। जनरली सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आता है। उल्टा कब हो जाता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। और जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? जनरली हाँ, जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? जनरली इन्वर्जन कौन से सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान व्हाट, व्हाई, हु नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है क्वेश्चन मार्क। जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, जैसे लिखा मैंने व्हाट यू आर डूइंग, और फिर लिखा व्हाट आर यू डूइंग। ये देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? ये है यू आर और ये है आर यू। यहां सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया और यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। इन्वर्जन कब होता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। इसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हमें इस सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, हर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इसमें हो रहा है, ये सही है, इसमें नहीं हो रहा है, गलत है। जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंटरोगेटिव नहीं है बट फिर भी अपने साथ वो इन्वर्जन लेता है। तो इन्वर्जन का मैं बाकी का बचा हुआ पार्ट एक तो कंजंक्शन में करवाऊंगी और कुछ मैंने इन्वर्जन का पार्ट आपको करवाना है एडवर्ब में। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो प्रश्नवाचक नहीं है बट फिर भी वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। जैसे अभी मैं कंजंक्शन में 5 कंजंक्शन करवानी हूँ। यस, आई हैव एक्सप्लेन डीपली। अभी मैं आपको ऐसे 5 कंजंक्शन करवाऊंगी जो प्रश्नवाचक नहीं है बट फिर भी इन्वर्जन लेता है। फिर हम एडवर्ब में भी कुछ ऐसे एडवर्ब करेंगे जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेना, अनलिमिटेड वॉच है आपका, याद आ गया। अभी मैं पैरेललिज्म मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया, अब यहाँ भी कुछ पैरेललिज्म का पार्ट है वो भी करना है। 5 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन में ईदर। पहले क्या होता था ना कि अब तो आप लोग स्मार्ट हो गए हो, पहले वाले एग्जाम्स में इधर के साथ नॉर लगा देते थे। हर स्टूडेंट को पता है। वो बुक जया पूरा प्रीवियस पेपर छाप दिया है बुक ने, तो उसको कोई करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस पेपर बनाओ। इधर के साथ नॉर लगा देते हैं और हर स्टूडेंट को पता है कि इधर के साथ नॉर नहीं लगता है, और लगता है। ठीक है, ये गलत है, और होगा। बट अब ये एग्जाम में एरर नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है। ये वाला नहीं 5 बजे तक नहीं। अब एग्जाम में ये एरर नहीं आ रहा है, गलत पेयर वाला नहीं आ रहा। अब एग्जाम में एरर कौन सा आ रहा है? इन्वर्जन वाला, कि कैसे इधर और अपने साथ इन्वर्जन लेता है। ओके, 5 बजे तक नहीं है भाई, अभी 4:28 हो रहा है, अभी मैं जस्ट खत्म करूंगी। 5 बजे मेंस की बैच है। आज तो मेंस का रिजल्ट भी आएगा भाई, बच्चे टेंशन में है। इधर के साथ
और, नीदर के साथ नॉर, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, और एक है नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, और हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से, हार्डली और स्कार्सली मुश्किल से, इसके साथ एग्जाम में दैन लगा के दे देंगे, गलत है, इसके साथ वेन लगता है, जोड़े में पेयर में कौन सा कंजंक्शन, वेन, ओके। अब भाई चलो जल्दी जल्दी करते हैं, फिर से बैटरी लो हो जाएगा अब। और एक है नो सूनर, नो सूनर के साथ, नो सूनर का मतलब है ज्यों ही, जैसे ही, THEN वाला देन लगा देंगे, गलत, WHE लगा देंगे, गलत, नो सूनर के साथ दैन आता है, THAN वाला, EN वाला नहीं, ठीक है। ये पांचों कंजंक्शन का पहले तो मैं पेयर वाला एरर करवाऊंगी और फिर बाद में इन्वर्जन वाला करेंगे। इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन, और नो सूनर के साथ दैन। और एक चीज हमें और करना है, जैसे नो सूनर का मतलब मैं डिफरेंस बताऊंगी, नो सूनर का मतलब भी है ज्यों ही, जैसे ही, और एक होता है एज सून एज, इसका मतलब भी होता है जैसे ही। अब मैं सबके बीच का डिफरेंस बताऊंगी आप, ओके। और अब ध्यान दो कि अभी तो मैंने ये लिख दिया, और ये पांचों कंजंक्शन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है, बट फिर भी ये पांचों कंजंक्शन अपने साथ क्या लेगा, इन्वर्जन, ठीक है। ये पांचों अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब है इधर निधर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए, ठीक है। अब वैसे भी आज ये खत्म होने वाला है नहीं, तो चलो इसको टाइम भी हो गया, इसे हम कल कर लेते हैं, ठीक है। आज अगर मैं शुरू भी करती हूँ ना तो हम बीच में ही रुक जाएंगे, कल बस आधे घंटे में आपका कंजंक्शन खत्म हो जाएगा, ओके। तो चलो लेट अस एंड द, बैटरी भी आई थिंक फिर से लो जाएगा, ओके। लेट्स एंड द क्लास। बार बार बोलती हूँ, डोंट बी मैड आफ्टर बुक्स, आई हैव सीन स्टूडेंट्स पाइलिंग अप द बुक्स, नोट्स यहां से पढ़ना क्या छोड़ रही हूँ, सारा कवर कर रही हूँ। तो बुक खरीद के कुछ नहीं है, प्रीवियस पेपर खरीदो, जहां का मन है मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस बनाओ, डोंट गो आफ्टर बुक्स बिकॉज ऑल द बुक्स आर कट कॉपी पेस्ट ऑफ प्रीवियस पेपर। हाँ टाइम हो गया, चलो अब नेक्स्ट मिलते हैं, ओके चलो, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। शुरू में थोड़ा सा टाइम आपको इसलिए लग रहा है ना कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लग जा रहा है, क्योंकि शुरू के टॉपिक्स आर वेरी लेंदी, सब लेंदी टॉपिक्स है, डिटेल वाला टॉपिक्स। मैड आफ्टर पागल होना, यू पीपल आर मैड आफ्टर मैथ्स। अरे भाई प्रैक्टिस बैच बाद में करना, पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लो, ओके चलो लेट्स फाइनली एंड करती हूँ। थैंक यू सुनील। प्रैक्टिस बैच लाइए, प्रैक्टिस बैच में देखती हूँ ना आप लोगों से ज्यादा प्रैक्टिस मेरी होती रहती है, पढ़ते तो हो नहीं आप लोग। यश श्रीदयाल गुड बाय। रविंदर, कैट के एग्जाम्स की इंग्लिश अगर मैच करता है तो वो बैंकिंग से करता है, बैंकिंग के एग्जाम से मैच करता है, नाउन हो जाए। सब्जेक्ट वर्ब कर लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब करने के बाद बहुत रूल्स हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा इजी टॉपिक करेंगे हम लोग, क्वेश्चन टैग। उसके बाद हमारा शुरू होगा नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, टेंस, नरेशन, वॉइस। बीच बीच में शीट्स वगैरह आदित्य होते जाए, कल देखती हूँ मैं, कल एक बार वर्ब की शीट रेडी रखना आप लोग। चलो थैंक यू।